नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की इस वार्तावली में आपका स्वागत है। आज हम जिन संस्कृत के देदीप्यमान ध्रुव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वे आचार्य श्री उमेश शास्त्री जी, जिन्होंने संस्कृत जगत को आधुनिकता के साथ साथ ग्रंथों का उपहार और एक नई संस्कृति और नई दिशा प्रदान की है। वे इस संस्कृत के नवमंडल में देदीप्यमान रहने वाले ध्रुव के समान हैं। उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सौभाग्य से इस चर्चा में हमारे साथ जो दो मुख्य अतिथि हैं, उनमें से एक उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती शकुंतला शास्त्री जी हमारे साथ हैं और दूसरे उनके परम मित्र आचार्य श्री सीताराम जी पारिक हमारे साथ हैं। तो जो इनसे बातें निकल के सामने आएगी, उनसे समीप की बातें कहीं दूसरी जगह से सामने नहीं आ सकती। तो हम उनके जीवन में झांकने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी जी, प्रणाम, आदरणीय श्रीमती शकुंतला शास्त्री जी से पूछना चाहूँगा कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था। मैं सबसे पहले तो इस जिस धरती पर बैठे हो उसको प्रणाम करूँगी कि मुझे इसने बुलाया है जी। प्रारंभिक जीवन उनका वैसे तो बहुत अच्छा था, पर वैसे संघर्षमय भी था। अच्छा जी। संघर्षमय इसके लिए कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को अपने आप में उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। बाल विवाह हो गया था हम लोगों का, उनके पिताजी और पितामह। वैसे तो एक राजघराना के पुरुष थे, पर उनके पितामह के जो पिता और पितामह थे वो राजव्यास से बिल्कुल जुड़े हुए थे जी। तो व्यास जी जो बालाबग जी थे, जिनके नाम से शोध संस्थान है स्थापित किया हुआ, उनकी एक प्रेरणा थी जी। उस प्रेरणा को उन्होंने कई दिनों से लेकर के जी रखा था जी। और वो ये चाहते थे मैं मेरे पितामह के पितामह को इतना ऊपर ले जाके रखूं कि जिससे उनका नाम सब जाने। पर दुर्घटना एक वक्त के पहले वो चले गए जी। उन्होंने जो कुछ भी किया, अपने हाथ, अपने क्रम, अपनी बुद्धिमत्ता, उसी से उन्होंने किया। उनके पितामह वैसे तो बहुत तपस्वी थे, भगवान के साथ जुड़े हुए रहते थे, पर विद्या के मामले में वो मेरी जो दो पीढ़ियाँ थी उनसे ये दो पीढ़ी पीछे रह गई थी। अच्छा जी। पर इनका एक शुरू से ही बाल्यकाल से एक ग्रह बोलो, आशीर्वाद बोलो, उसका वर्णन तो मैं कर नहीं सकती हूँ, पर इनकी एक प्रेरणा थी कि मैं मेरे व्यास जी के जैसे, मतलब मेरे उसी स्तर पे जाऊँ, स्तर शिक्षा पर की दृष्टि से। छोटे जीवन में शादी होने से इतना भान नहीं रहता है, पर मैं जब इस घर में समझ करके आई तब मेरे सामने इन्होंने कई डिग्रियाँ ली, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकती हूँ। उनका वर्णन करना मैं उचित नहीं समझती हूँ, पर उनका प्रेरणा यही थी कि मैं लेखन कार्य में मैं कुछ करके जाऊँ, कुछ लिखूँ, कुछ नाम कर जाऊँ, किसी का भला करूँ, किसी मेरे हाथ से। और ज्योतिष तो उनकी देव शक्ति थी। ज्योतिष में उनकी बहुत गहरी पकड़ थी और देव शक्ति थी वो जी। ज्योतिष उन्होंने फड़ी नहीं थी, जब ये तो प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है उनको। मैंने सबसे पहले मेरे जीवन में उनको देखा था, सुबह 7 बजे की टाइम थी और कोई आए थे, तो मतलब उन दिनों मुझे ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं था। तो जब मैंने देखा कि अरे ज्योतिष नाम सुनते थे पिता के घर में जी, पर यहाँ पर भी ज्योतिष है, तो मुझे बड़ा सोच हुआ था
कि वहाँ से यहाँ पे भी वही चीज़ मिली। नहीं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। हाँ, वो तो बिजनेसमैन थे। अच्छा। वहाँ पर हमारे घर में कोई मतलब ज्योतिष का काम, पंडिताई का काम नहीं था और वो। पंडिताई का काम यहाँ पर भी नहीं था। पर इनकी एक वो ऐसी पकड़ाई हुई कि उस शैली को ये पकड़ करके जब इनकी बात के ऊपर सत्यता निकलने लगी तो उन्होंने उसको प्रगट बना लिया जी। और अपने जीवन के उसको पकड़ लिया कि मेरे शब्दों से किसी का कुछ अच्छा कल्याण हो होता रहा है, है तो कल्याण क्यों नहीं होता करूं है, मैं? तो मैं क्यों नहीं करूं। बिल्कुल ठीक बात है। फिर उनको रुचि आ गई लेखन की, तो उसके ऊपर किताबों का नाम तो राजीव बाबू को याद होंगे। तो पर मेरे को नहीं, इनकी शिक्षा के बारे में, शिक्षा सारी शिक्षा के बारे में तो मैं शास्त्री से शास्त्री, नवीनाचार्य, आचार्य, वो साहित्याचार्य, ये सब विद्या इन्होंने ग्रहण करी। मैंने मेरे आने के बाद देखी। अच्छा। मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डबल एमए, बहुत भी बहुत जितने- बहुत अध्ययन इनका बहुत विशाल रहा हाँ, आपके विशाल हिसाब से। रहा। जी, वो सब मेरी आंखों के सामने होगा। जी। परिवार के अंदर सब प्यार करते थे। ये प्यार ही शायद उनकी बढ़ोतरी होगी। शुभ मैं- आशीर्वाद, स्नेह मिलता रहे। मैं उनके कुछ- प्रपितामह से बहुत स्नेह था। बहुत स्नेह था। मेरे जो पितामह थे, इनके पितामह या मेरे पितामह दोनों एक ही थे। जी। तो इनको इतना उनके ऊपर, मतलब इनके ऊपर उनका इतना स्नेह था कि उनकी हर टाइम ये इच्छा रहती कि जो मेरे पास है, जो सारा है, इसको दे डालो। और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आज जो कुछ भी मुझे दिख रहा है जी। ये उनका आशीर्वाद है। मतलब कुछ भी आंख उठा के देखती तो मैं ये देखती हूँ सब मेरे पितामह की तो देन है। उनका जो आशीर्वाद इनको मिला वही फलीभूत होता चला वही गया। फलीभूत जी, होता आप बिल्कुल चला सही कह गया। रहे हैं। ये तो इनकी शिक्षा का मुझे जितना भान है। तो आपका विवाह किस उम्र में हुआ? मेरा विवाह तो बालकाल में हो गया। सब दोनों ही छोटे थे अच्छा अच्छा। और दोनों का ही मतलब दादी और दादा दोनों पितामह है और पितामह की पत्नी दोनों थी। तो मेरी दादी जो यहाँ हमारी जो दादी सास थी वो तो मेरी शादी से पहले चले गए थे। जी। मेरी जो दादी थी वो भी मेरी शादी से पहले चली गई। तो इन दोनों को मिलकर के ये हो गया कि हम भी चले जाएंगे, इसलिए शादी इनका कर विवाह कर दो। कर दो। जी ये योग समझ करके शादी जल्दी हो गई। जी। और मैं तो ये जानती हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं इस जगह बैठी हूँ। तो ये बताइए कि इनके फिर आजीविका का मूल साधन क्या रहा? आजीविका का मतलब मेहनती बहुत थे। कभी ट्यूशन कर लेते थे। अपनी मतलब जो वर्डन था कभी अपने माता पिता पर इन्होंने नहीं डाला। सब अपने बलबूते पर करना चाहते थे। जो भी करना मुझे मेरे बलबूते पर तो शिक्षण व्यवसाय इनका मुख्य व्यवसाय था। तो शिक्षा के लिए इन्होंने मतलब अपने कार्य को चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इनका एक ही काम रहता था कि मैं मेरी मेहनत करूं और मेरी मेहनत के आगे से मैं आगे चलूं। जी। यही इनकी प्रेरणा थी और ये इनका व्यवसाय था। शिक्षण के लिए आप जयपुर से भी बाहर रहे कुछ समय, तो कहाँ थे और उस समय क्या आप इनके साथ थी या? नहीं, मैं नहीं थी उस समय। तो ये मद्रास से कुछ उन्होंने किया था पर वो उसकी कहानी मुझे मालूम नहीं है। जी। पर शिक्षण के लिए जो इन्होंने शुरुआत की थी वो फतेहपुर की चमड़िया कॉलेज, हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ सन रहा हूँ। 1967 शायद अक्टूबर ही होगा। और श्राद्धों की अमावस्या के दिन उन्होंने जाकर के उसको ज्वाइन इंटरव्यू किया दिया। था। अच्छा। इंटरव्यू एक दिन पहले था, पहले हो दूसरे दिन उन्होंने बस पहले तो बोली बच्चा क्या प्रिंसिपल बन सकता है, वहाँ के जो मैनेजमेंट थे। फिर बोले नहीं, बच्चा टैलेंटेड है, प्रिंसिपल बढ़ा दिया जाए। तो शायद मेरे समझ 24 साल की उम्र में प्रिंसिपल बन गए। 24 साल की उम्र में आप कॉलेज के प्रिंसिपल होना गौरव की बात है। चमड़िया कॉलेज, चमड़िया संस्कृत कॉलेज थी, उसके अंदर ये प्रिंसिपल। तो वहाँ 7 साल रहे और तब हाँ, आप जयपुर 7 में रहे? नहीं, तो
इनके साथ रही वहाँ। अच्छा, वहाँ पे आप इन्हीं वहाँ में पर और यहाँ पर दोनों, मतलब आना जाना रहता था। अच्छा, कारण घर के अंदर सदस्य हम लोग बहुत थे, तो सबका ही प्यार था और सबका ही ऐसे नहीं, बड़ा लगता परिवार होता है तो फिर जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे ये बताइए कि इनके शिष्यों के साथ इनका कैसा संबंध रहता था? इनके शिष्यों के साथ में वर्णन नहीं कर सकती हूँ साहब। हर बच्चा ये चाहता था कि ये मेरी माँ बने। वो तो पिता थे ही थे जी। और संस्कृत अध्ययन आप जानते हो कि आज तो इसको बहुत मतलब बल मिल गया जी। और आज के 50 साल पहले संस्कृत को इतना बल नहीं था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसको पढ़ने वालों को कमज़ोर वर्ग माना गया था। बिल्कुल, जो आर्थिक रूप से मजबूत हाँ, नहीं है वो संस्कृत लेते हैं। वो संस्कृत बिल्कुल लेते ठीक कह रहे हैं आप। पर इन्होंने इस चीज़ के लिए अपनी पूरी मेहनत की और उन्होंने संस्कृत के बढ़ावा के लिए, यहाँ पर एक भाषा विभाग था जयपुर में, वहाँ पर इनका अनजान, उनके शायद नाम मुझे याद नहीं, उनके डायरेक्टर थे, उनका नाम मुझे बरोबर याद नहीं है। लाल हाथियों के मंदिर वाले थे ना, कोई नहीं। हाँ, तो वैच्य जगजीवन जी नाम था क्या उनका, मुझे नाम याद बरोबर नहीं। वो जब डायरेक्टर थे, मतलब इन्होंने जगत मोहन जी या कुछ ऐसा था जी। पर इन्होंने संस्कृत के लिए, ताकि ये अंग्रेजी से भी खूब सारी वो लिए हैं डिग्रियाँ, पर संस्कृत के उठावे के लिए अपनी जीव जान को इन्होंने किस तरह से लगाया। और एक ही प्रेरणा थी कि मैं संस्कृत को आगे कैसे लेके आऊँ। संस्कृत कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है जो लोगों की नज़र से गिरी हुई है जी। संस्कृत को उठाने के लिए उन्होंने हर प्रयत्न किए। एक किताब थी लघु सिद्धांत कौमुदी, उसका इन्होंने भाषा अनुवाद किया और उसको संस्कृत के हिंदी के रूप में ला करके उन्होंने छोटी सी, वो क्या बोलते हैं, लघु टीका लिखी उसकी छोटी हाँ, किताब हाँ, करती छोटी किताब। और वो शायद अजमेरा बुक कंपनी से लिखी है, मुझे बराबर याद नहीं है कहाँ से निकली थी, पर इन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की। और संस्कृत का कार्यक्रम में कहाँ पर भी कुछ होता था ना, तो अपना मतलब ये कदम पीछे नहीं रखते थे, उसको आगे बढ़ाने में ही रहते थे। एक मैंने घटना पढ़ी, आपके विवाह की 50वीं सालगिरह पे पारिक कॉलेज के अंदर कोई भव्य आयोजन हुआ था, ऐसा कुछ? पारिक कॉलेज में नहीं जी, आयोजन तो ये आईएस पैराडाइज है, एसएस पैराडाइज में आयोजन किया था। तो ये तो किन की तरफ से था, शिष्यों की तरफ से, नहीं, मित्रों की तरफ से? ये सब उन लोगों के जो प्रेरणादायक, उनको अच्छे लगते थे। देखो, प्रेरणा देने वाली तो सरस्वती थी जी, पर वो किसी की मुद्रा लेने में आस्था नहीं रखते थे जी। अपने ऊपर किसी का एक पैसा खर्च करवाना नहीं चाहते थे। एक्चुअली में इसका जवाब इनको नहीं पता होगा। इसको क्रॉस कर देंगे, रोक। मैं अब अगला प्रश्न आदरणीय आचार्य श्री उमेश शास्त्री जी के सुपुत्र राजीव शर्मा जी जो हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे ही लेना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि संस्कृत के लिए इनका जीवन समर्पित रहा जी, तो उस विकास यात्रा में आप उनको देखा है, आपने पिता हैं आपके, तो क्या उन्होंने संस्कृत के विकास के लिए काम किए, कुछ विशेष काम, कुछ विशेष उपलब्धियाँ? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्राइमरी स्कूल के बाद जो स्कूलिंग होती है उसमें हिंदी के ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, उसमें संस्कृत भी एक विषय हुआ करता था जी। तो इन्होंने 1983-84 में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए संस्कृत के जो सूत्र थे उनको सरलीकृत करके और उसके ऊपर पुस्तक प्रकाशित करवाई जो कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई। और वो पुस्तक अजमेरा बुक डिपो से पब्लिश हुई जो कि चौड़ा रास्ता में स्थित जी। और उस पुस्तक को चालू होने के बाद उस समय के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल ने संस्कृत दिवस के ऊपर जो रेडियो पे संबोधन आते हैं जी, उसके अंदर उस पुस्तक की चर्चा की। यानी इन्होंने संस्कृत को बच्चों तक पहुंचाने के लिए विशेष पुस्तक लिखी और वो चर्चा का विषय बनी। वो चर्चा का विषय बना। उसके बाद जब
जब कभी भी वो उनका रुझान था इस बारे में कि मैं संस्कृत के लिए कुछ करूं, जी तो जब उनका रिटायरमेंट हुआ उससे पहले वो काफ़ी अस्वस्थ हो गए थे। जब स्वस्थ होकर के वापस आए चेन्नई से जयपुर, तो उनका विचार एक ही बना कि अब मैं कुछ करने के लिए भगवान ने मुझे बचाया है। जी तो उन्होंने इसी विषय को चुना कि मैं संस्कृत की सेवा करूं और सरस्वती की सेवा करूं। तो सरस्वती की साधना के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया जी और अपने संस्थान को वहाँ पे शिफ्ट किया। पहले वो संस्थान अपने घर से ही चलाते थे, उसके बाद उन्होंने उस संस्थान को वहाँ संस्थान यानी व्यास बाल बख्श शोध संस्थान, शोध संस्थान था। वहाँ पे मंदिर की स्थापना की। वहाँ मंदिर की स्थापना करने के बाद उन्होंने लगभग 200 से ज़्यादा पुस्तकों का प्रकाशन करवाया, जी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा। ये पुस्तकें स्वयं की थी या दो लोगों की भी थी, संपादित भी थी, दोनों तरह की संपादित भी पुस्तकें थी, खुद की पुस्तकें भी थी, और उन्होंने जो दूसरे लोग वहाँ बैठ कर के उनके साथ चर्चा करते थे या मिलते थे या आते थे, उन सब की भी वो पुस्तकें सम्मिलित है उसमें। जी। उसके अंदर भृगु संहिता अपने आप में एक विशेष पुस्तक है। एक अभी आप लोगों ने जयंती मनाई थी मैं ओझा जी की, उसकी पुस्तकें हैं, उनके बारे में पुस्तकें हैं। उसके बाद जब उनका जो रिटायरमेंट का फंड था, जितना भी उनके पास पैसा था, तब तक मैं अपने काम में व्यस्त हो गया था। तो उनको यूँ लगता था कि मेरा बेटा स्वयं से आगे बढ़े और मुझ पे निर्भर नहीं रहे। वो खुद भी अपने पिता पे निर्भर नहीं थे और हम लोगों में भी यही संस्कार डाले थे कि खुद आगे बढ़ो, खुद आगे चलो। तो उन्होंने जितना भी उनका पैसा था उस सब पैसे को उन्होंने इकट्ठा करके और एक संस्कृत की फुल फीचर फिल्म बनाई, जो कि उत्तर भारत की पहली फीचर फिल्म थी जो कि पूर्ण रूप से संस्कृत में बनी थी। जी, संस्कृत की पिक्चर बनाई। उसका नाम था मुद्रा राक्षसम। जी। उस पिक्चर को 2005 पे उन्होंने रिलीज किया। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में संस्कृत की पिक्चर देखने वाले कितने दर्शक मिलेंगे। हाँ, दर्शक कम होते हैं। तो दर्शक तो उसका कोई व्यावसायिक लाभ तो उनको नहीं मिला, पर जो सेवा भाव था उनका, अपना समर्पण था संस्कृत के लिए, वो उन्होंने अपनी संतुष्टि प्राप्त की। और एक नया संस्कृत का रास्ता खुला कि ये कार्य भी संस्कृत के अंदर किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात। तो वो उन्होंने चालू किया। जी। उस फीचर फिल्म के बनने के बाद 2006 में उनके विवाह के 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तो उन्होंने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई। तो उनके जब दिमाग में एक ख्याल आया तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं विदेश में रहता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे 50 वर्ष विवाह के पूरे हो रहे हैं। अब पुराने टाइम पे ये परिस्थितियाँ नहीं होती थी कि हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पापा, वो चीज़ें पता ही नहीं रहती थी। तो जितना मेरी जानकारी में, मुझे तब तक ये पता नहीं था कि उनकी वैवाहिक तिथि कब आती है, जी। हिंदी कैलेंडर में उनकी तारीख कब आती है शादी की सालगिरह की। तो कभी इस बात की चर्चा नहीं हुई, ना उन्होंने कभी बैठ कर के बताया हमको, और ना हम लोगों ने कभी पूछा उनसे। जी। तो जब 2006 के वर्ष में उन्होंने बताया कि 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और सबकी इच्छा है कि प्रोग्राम बनाया जाए, तो फिर वो प्रोग्राम का रूप हम लोगों ने बनाया। जी। पर उनके अंदर मैनेजमेंट की बहुत अपार ऊर्जा रहती थी। वो बैठे बैठे एक स्थान से 50 टीमें बना के अपने काम को मैनेज कर सकते थे। जी। उनके पास ये बहुत बड़ी खूबी थी, ये ईश्वर की कृपा थी उनके पास, कि वो बहुत अच्छे एक तरह के संयोजन करता टीम लीडर और मैनेजमेंट के अंदर उनका अच्छा रोल था। तो बैठे बैठे उन्होंने सब काम को तैयार कर लिया और हमको बताया कि ये रूपरेखा है। तो उस तरह से उनका वो प्रोग्राम बहुत भव्य हुआ और उसके बारे में बहुत सुना जाता है कि बिल्कुल वैदिक रीति से वो कार्यक्रम हुआ। एक अद्भुत कार्यक्रम था। वो संस्कृत के थे और हमारी माँ चेन्नई की थी, तमिल की। जी। तो वहाँ पे एक फ्यूजन क्रिएट किया गया कि वैदिक भाषा के मंत्रोच्चार हो, और तमिलनाडु से संगीत की एक टीम आई जो कि वहाँ पर तमिलनाडु के ही जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके ऊपर उन्होंने वैदिक उच्चारण को बजाया। जी, बहुत तो ये एक फ्यूजन, हाँ, ये समन्वय बहुत अच्छी वो रही। इनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो रस कपूर है, और इसके बारे में हम जानने की इच्छा रखते हैं कि रस कपूर के बारे में कुछ बताइए। कब कैसे लिखा गया और इसका प्रसार कितना है? मैं इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिता कभी भी किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक
गठन के साथ उन्होंने कभी चलने की कोशिश नहीं की। जी। वो हमेशा अपने आप में रहते थे, अपने आप में अपने विचार रखते थे, ना जनसंघ को सपोर्ट करते थे जो पुराने समय में, आज की जो भाजपा है वो किसी काल में जनसंघ कहलाती थी। तो ना तो वो जनसंघी कहलाना पसंद करते थे और ना कांग्रेसी। उनकी विचारधारा ये रहती थी कि जो सत्य है उसके साथ चलें। जी। तो जब 1971 के बाद में जब बांग्लादेश के ऊपर विजय प्राप्त की तो उस समय उनका एक उपन्यास आया, लाल आकाश पीले फूल। जी। तो सबसे पहले मैं, बाकी चर्चा तो आचार्य जी करेंगे क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो उस समय उनका वो सबसे अच्छा एक उपन्यास था जिसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने चर्चा हुई और उन लोगों को प्रशस्ति मिली। उस समय मेरी आयु तो सिर्फ 3 वर्ष की थी, मैं नहीं समझता था, लेकिन लोगों की भीड़ मैंने उनके पास हमेशा देखी। मेरे बचपन पे मैं कभी उनके पास जाके ये नहीं बोल पाया कि स्कूल में आज 1 रुपये बैच के लिए मंगाया है या हमको टिफ़िन के लिए ये चाहिए या बैग चाहिए। हमारी सारी इच्छाएं हम अपनी माँ को बताते थे। वहाँ तक अवसर नहीं मिलता था, हमको अवसर ही नहीं मिलता था कि पिता से हमारी इच्छाएं बता सकें। जी। अब उपन्यास की चर्चा करते हैं तो लाल आकाश पीले फूल के बाद में उनके बहुत सारे उपन्यास हैं जो उन्होंने अपने समय से लिखते रहे। आपने आजीविका के बारे में पूछा था कि उनको धनार्जन करने का कैसे मिलता था मौका, तो उनके पास यही कलम के अलावा दूसरी कोई खूबी नहीं थी, क्योंकि जो दूसरी खूबी थी वो ज्योतिष थी। उससे उन्होंने कभी किसी से पैसा लिया नहीं। जी, वो निःशुल्क सेवा थी। लोगों ने 10-10 लाख रुपए भी देने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी उस पैसे को हाथ में नहीं लिया। वो हमेशा ये कहते थे इससे मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। जी, ये मेरे बच्चे खुद योग्य बने, मुझे है। अपना मेहनत का पैसा चाहिए। तो लेखनी और शिक्षक, ये 2 ही उनके प्रोफेशन थे। इन 2 से ही उन्होंने पैसा कमाया। और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होने लगे तो उससे पहले उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस चालू किया, वहाँ बैठ के वो अपना समय यापन करते थे। तो ये उनकी 3 आजीविका थी। अब बात करते हैं रस कपूर की। रस कपूर उन्होंने लिखना चालू किया तो रस कपूर लिखने के टाइम पे उन्होंने अपने आप के आसपास के वातावरण को भव्य बनाया। जी। 2 बड़े बड़े झाड़ खरीदे। इतने बड़े झाड़ फनूस थे कि उसको हम देखते थे तो हमारा मन करता था वह किसी राजा के महल में रहते हैं। और जहाँ किराए के घर में हम रहते थे फतेहपुर में, वहाँ पर वो झाड़ उन्होंने लगवाए थे और उसकी लाइटें रोशन करके और फिर लिखने की इच्छा होती थी उनको। चारों तरफ खुशबू का एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे। जो भी उनका सोर्स था आजीविका का वो सारा उसमें समा देते थे कि मैं कैसे भी इस वातावरण में आ जाऊँ। जर्दे खाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई भी शौक़ नहीं था कि वो कभी किसी चीज़ का उन्होंने सेवन किया हो। आज के समय में तो लोग जो लेखक होते हैं हिंदी साहित्य के, कई प्रकार के जलपान वो ग्रहण करते हैं, पर उनके पास एक जर्दे के अलावा कभी किसी चीज़ का सेवन उन्होंने किया नहीं। रस कपूर लिखते हुए वो बहुत अच्छे से कालीन बिछाया, बहुत सफ़ेद चादर लगाई, मसण लगाई और उस तरह का एक माहौल रखते थे कि साहब लिख रहे हैं। तो रस कपूर जिस प्रकृति का उपन्यास है वो पूरा उन्होंने व्यवस्थित किया। जी। एक बार उस रस कपूर का जब प्रकाशन हुआ, उसके कुछ उस समय पे एक पत्रिका, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसका नाम था धर्मयुग। जी। उस धर्मयुग पत्रिका के अंदर रस कपूर की चर्चा आई और उस रस कपूर की चर्चा करने वाले मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी फिर रस कपूर लिखा। क्या नाम था? आनंद। उन्होंने भी बाद में रस कपूर को लिखा, लेकिन उससे पहले जो रस कपूर प्रकाशित हुई वो रस कपूर के ऊपर उन्होंने चर्चा की, आनंद जी ने। वो चर्चा उन्होंने धर्मयुग में प्रकाशित भी करवाई और उसमें पिताजी का नाम था। अब रस कपूर जब लिख दी गई और लिखने के बाद चूँकि चर्चाएं होती थी, लोग कहते थे, हम सुनते थे, तो मैंने बहुत बार प्रयास किया कि मैं भी रस कपूर पढूं। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उसका 1 पेज पढ़ते या 2 पेज पढ़ते उसी में सर भारी हो जाता, क्योंकि हमको वो भाषा ही समझ नहीं आता। स्तरीय संस्कृत थी। वो लिखाई संस्कृत में नहीं था, वो हिंदी में था वो। जी। हिंदी में लिखा होने के बावजूद भी उसकी भाषा हमारे अंदर नहीं घुसती थी, उच्च स्तरीय, क्योंकि वो बहुत उच्च स्तरीय थी और उसके अंदर बहुत सारे उर्दू के शब्दों का भी समावेश था। कैसे लिखा उन्होंने,
कहाँ कहाँ से लिखा, कैसे उनके दिमाग में शब्द आते थे, क्या करते थे, तो वही जाने, क्योंकि उनके साथ कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई 1 to 1। रस कपूर लिखने के बाद एक बार उसकी अनुवाद करने की इच्छा हुई पंडित मोहनलाल पांडे। पांडे साहब जो हैं वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। जी। उन्होंने बैठ कर के उसकी चर्चा की और संस्कृत के लिए बोले मैं लिखना चाहता हूँ इसको। तो हमारे पिताजी ने कहा ज़रूर प्रयास कीजिए। तो वो रोज़ 1 पेज लिख के लाते और हमारे पापा के पास आके बैठ के उसको सुनाते, सुना करके पूछते कि ये इसका क्या शाब्दिक अर्थ था जो आपने हिंदी में लिखा है, और इसका क्या ये संस्कृत शब्द सही है क्या। मतलब एक लेखक को उसकी आत्मसंतोष तक ले जाने की चेष्टा थी। बिल्कुल चेष्टा थी, और उस चीज़ को करेक्ट करते थे, रेक्टिफाई करते थे। बैठ कर के वहाँ 5-6 संस्कृत के विद्वान बैठते थे और ये लोग चर्चाएं रोज करते थे। इस ग्रंथ में आधुनिक शब्दों की बहुत प्रयोग हुआ था, इसलिए संस्कृत के लिए उन शब्दों को लेना और नए प्रयोग बहुत हुए इस अनुवाद में। क्योंकि मोहनलाल जी पांडे साहब जो हैं संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो वो ये चाहते थे कि कोई त्रुटि नहीं रहे जी, ऐसा कोई शब्द नहीं आया कि बाद में लोग बोले कि ये इतने बड़े विद्वान से ये कैसे अनुवाद नहीं हुआ और ये उस पंक्ति में नहीं बैठा। वो रोज उस चीज़ की चर्चा करते थे। वहाँ पंडित प्यारे मोहन जी साहब भी बैठते थे, अब मोहनलाल जी के साथ राजेंद्र मिश्र जी भी बैठते थे, कभी कभी लंबोदर जी भी आते थे। तो ऐसे कई विद्वान लोग वहाँ बैठते थे। तो इस प्रकार से उस संस्कृत का अनुवाद हुआ, जिसकी बहुत सराहना हुई। संस्कृत के अनुवाद के साथ साथ उस रस कपूर पुस्तक का इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, इन 4 भाषाओं में भी अनुवाद होकर प्रकाशित भी हुई जी। और कई भाषाओं में उसको लिखा तो गया, जो मेरी जानकारी में 1-2 चीज़ें तो है, लेकिन बाकी मैंने कभी उनकी प्रकाशित पुस्तकें देखी नहीं, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि हाँ वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई। ये रस कपूर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ये राजस्थानी में एक आपके पिता और पुत्र के बीच के संबंध के बारे में थोड़ा सा वो भी प्रकाश डालिए। देखिए, जैसा मैंने बताया कि वो जब से हमको समझ आने लगी कि हम पिता माँ ये चीज़ें जब से समझ में आने लगी, तब से हमने एक ही चीज़ को पाया कि हमारे पिता हमेशा लोगों में ही घिरे रहते थे। हमेशा हमने जब भी उनको देखा तो यही देखा कि वो लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी ये तो गैप रहा जी। ये गैप समय ने एक दिन ऐसी ठोकर दी कि मेरे बड़े भाई का दुनिया से चले गए जी। तब रिक्तता महसूस हो गई और उस समय उनको अचानक लगने लगा कि बच्चों को तो मैंने समय ही नहीं दिया कभी। उस समय मैं इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा था, तो आप ये समझिए कि मेरे भाई को गए 3-4 दिन हुए होंगे और उन्होंने मुझे कहा ये तो गया, अब तो सम्मान भी तुमसे और नाम भी तुमसे, अपनी शिक्षा ग्रहण करो, जाओ यहाँ से। उस दिन तो ऐसा लगा कि कैसे पिता है मेरे, पर आज जब मैं स्वयं पिता हूँ और लगभग उसी उम्र के आसपास हूँ, तो मुझे रोज़ ही अंदर से महसूस होता है जी कि इतना कठोर दिल, इतना बड़ा कलेजा इकट्ठा करना ये सामान्य बात एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। सोच करके भी आंखें भर जाती कि किस तरह से उन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रखा होगा और मुझे कहा होगा कि तुम अब मुझसे दूर हो जाओ, जाओ शिक्षा ग्रहण करो अपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है और सामान्य व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। वाकया बताता हूँ कि मैं तो उनसे कभी बहुत ज़्यादा बोला ही नहीं, कभी उनसे चर्चा ही नहीं करी। तो जब मैं एक बार वापस अपनी शिक्षा के दौरान जयपुर आया और उनको बताया कि मेरा ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, तो उन्होंने मुझे कहा बहुत खुशी की बात है, जाओ। तो वो मुझे हमेशा इतना ही पैसा देते थे जिससे कि मेरा हॉस्टल का फ़ीस चला जाए और खाने का फ़ीस चला जाए। तो मुझे कभी वो उससे ज़्यादा पैसा देते नहीं थे या उनके पास था नहीं। तो मैंने उनको कहा मुझे बेंगलोर जाना है, तो बोले ठीक है बेंगलोर की टिकट कराओ और चले जाओ।
अब हम बेंगलोर चले गए, वहाँ हमारा मन नहीं लगा। 4-5 दिन तो रहे, उसके बाद जब मन विचलित हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी दुविधा थी कि रहना कहाँ, खाना कहाँ, बहुत सारी मुसीबतें थी। तो निर्णय ये लिया कि उनसे पैसा मांगे इससे बेटर वापस जयपुर चले जाएं। तो मैं लौट के वापस जयपुर आ गया। तो जब मैं जयपुर पहुंचा तो आप ये समझिए कि उस समय 44 घंटे 45 घंटे लगते थे बेंगलोर से जयपुर आने में। बिल्कुल सही है। तो जयपुर आया और मैंने अपना दरवाज़ा बजाया। मेरी माँ घर में नहीं थी, उन्होंने ही दरवाज़ा खोला। खोलते ही बोले, तुम यहाँ कैसे? मैंने उनसे हिम्मत करके कहा, मेरा मन नहीं लगा जी। तो दरवाजे पे ही उन्होंने मुझे कहा, मन नहीं लगा क्या होता है, वापस जाओ, अपना लक्ष्य हासिल करो। अब हमारी तो ये भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बोलें कि पैसे तो दो। वापस स्टेशन आ गए। ट्रेन में सो कर के क्या बताऊं, जो भी कुछ था किसी दुविधा के साथ में बेंगलोर पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ मैनेजर ने मुझे कहा, अरे तुम थे कहाँ 5 दिन तक? तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि मेरा मन नहीं लगा, मैं जयपुर गया और मेरे पिता ने गेट खोलते ही कहा वापस जाओ। तब उन्होंने मेरे को सर पे हाथ रखा और बोला, कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे और कहाँ मिलते हैं ऐसे पिता। तो अपने साथ घर लेके गए, उन्होंने मेरी रुकने खाने की व्यवस्था की और ऐसे मैंने अपनी ट्रेनिंग की। ये बहुत, पर वो कठोरता जो उनकी थी, इतने सरल हृदय के साथ में, वो मेरे बस की नहीं है। आज मेरे भी बेटा है, मैं भी चाहता हूँ वैसा ही पिता बनूँ, पर मैं नहीं कर पाता। बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ, नहीं कर पाता। तो पिता और पुत्र का ये चीज़, और जब मैं बाहर रहने लग गया इंजीनियरिंग करने के बाद, क्योंकि आजीविका का मेरे को अपना सोर्स ढूंढना था, कोशिश करनी थी कि मैं कैसे भी करूं अपने पिता को सुख दे सकूं, ऐसी व्यवस्था में आ सकूं कि उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैं अपने आप को ये देखा कि मैं बाहर चला जाऊं, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कमाई करने लगूंगा, और उसमें मैं सफलता भी अर्जित किया। तो 2006 में उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम नहीं आए तो मैं संन्यास ले लूँगा, साधु बन जाऊँगा जी। तो मैंने उनको कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं 2007 में जयपुर आ गया। तब से वो रोज़ मेरे साथ खाना खाते थे और रोज़ रात को मैं उनके पास 2-2.5 घंटे बैठता था। तो हमारा ये जो पिता पुत्र का संबंध था वो 2007 के बाद में प्रगाढ़ हुआ। वो अपने दिल की कुछ कह सकते थे, हालांकि उस समय भी मुझे भय रहता था कि कुछ गलत मैं अपने मुंह से नहीं बोल दूं, कोई ऐसा शब्द नहीं निकल जाए जिससे ये आवेश में आ जाए या तकलीफ़ हो, इनको मन में तकलीफ़ हो, आहत हो। पर वो बालक स्वभाव तो रहता है जब तक पिता रहते हैं जी। तो वो गलतियां तो हम करते थे, अब उन सब चीज़ों को मिस करते हैं। जी, बहुत अच्छा आपका पिता पुत्र का जो संबंध है, उनको जहाँ कठोर होना था वो कठोर वज्र से भी ज़्यादा हुए और जहाँ कोमल होना था वहाँ वो कुसुम से भी ज़्यादा कोमल हुए। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री उमेश शास्त्री जी थे। अगला प्रश्न में उमेश शास्त्री जी के मित्र जो रहे, जीवन के सुख दुख सभी समय में जो साथ रहे, आचार्य श्री सीताराम जी पारिक, उनसे पूछना चाहूँगा, एक दोस्त की तरह आप कैसा देखते हैं उनको? उमेश जी दोस्तों से भी बढ़कर थे मेरे जी। एक तरफ वो मुझे आचार्य मानते थे, एक तरफ लेखक और उपन्यासकार मानते थे, एक तरफ हंसी मजाक करने वाले हम दोनों। और हमारी दोस्ती तो ऐसी थी, जब पहले कॉलेज में वो थे तो बड़ी गर्मी में विवेकानंद कॉलेज में वो आते थे जी। फिर मैं उनको पहुंचाने जाता करता, फिर वो मुझे छोड़ने आते फिर हमारे मजाक होती। मैंने कहा यार ना पूरे नागरिक रोड पर सामियाना तना दिया जाए ताकि आराम से आ जा ताकि मतलब गर्मी ले। अगर उनके पास में 15 दोस्त बैठे और आपने निमंत्रण दिया बहुत बढ़ेगा जी, या किसी भी प्रोग्राम में आपने बुलाया तो 15 के 15 जाएंगे।
जी, न्योतना है तो सबको न्योतो, वरना कोई नहीं यानी जाएगा। वो अकेले आदमी नहीं थे, जी वो समूह के आदमी थे। पहली बार जब मैं मिला उनकी बैठक में, उस समय भी 7-8 युवा कवि और 2-3 लेखक उनके साथ। पहला उनका उपन्यास था संगीता, जी वो मुझे दिखाने लाए थे। वहाँ से उनका लेखन आरंभ हुआ। पहले वो कहानियाँ लिखते थे, लेकिन कहानियाँ लिखना बंद कर दिया। उनका लेखन का दौर भी अजीब रहा। उपन्यास लिख, रस कपूर पर जाकर एंड हुआ, जिसका अभी राजीव ने बताया कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जी वो फिर काव्य लिखने लगे, तो कविताएं और गीतकार तो वो थे राजस्थानी में, संस्कृत में और हिंदी में। 3 भाषाओं पे एकाधिकार उनका रहा। 3 भाषाओं में उनका अधिकार था लेखन। और राजस्थानी फिल्मों का, राजस्थानी गीतों का तो इतना चाव था उनको, वो खुद गीत लिखते थे। और वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, वो पग फेरा एक फिल्म बनाना चाहते थे। जी लेकिन पहली फिल्म बनाई उन्होंने रंगीन, संस्कृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा। जी ये भी उनकी बड़ी उपलब्धि है। नहीं, ये संस्कृत जगत के शंकराचार्य लिए की उपलब्धि। नहीं थी व्रत फिल्म, शंकराचार्य। बिल्कुल, उसके बाद में दूसरी फिल्म जो बनी वो मुद्रा राक्षस। वो मुद्रा राक्षस। इनके 2 महाकाव्य प्रसिद्ध है, मेनका महाकाव्य और कण्व ऋषि की कन्या का ऊपर कण्व महाकाव्य। जी मेनका तो उदयपुर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल। आज भी शामिल फिर उन्होंने लिखा तो शास्त्र है। जी उनके एक शास्त्र पेज के। वास्तु पर लिखा, वास्तु शास्त्र पर। ज्योतिष के तत्वों पर लिखा तो ज्योतिष तत्व। मतलब जिस धारा में चल पड़े उसी में चल पड़े फिर वो। और वो भी बिल्कुल नवीन। मौलिक- वो कोई मौलिक रचना। लेखक नहीं थे, बल्कि वो तो माध्यम थे। कोई प्रतिभा, विशाल प्रतिभा ही उनके माध्यम से काम कर रही थी, जी। ऐसा मेरा मानना। दूसरी बात क्या है कि वो अकेले कभी अपने लिए नहीं लिख। उस समय के जितने भी हम ग्रुप में थे, जी जयपुर के जितने प्रसिद्ध कवि हैं, वीर सक्सेना, चंद्र कुमार सुकुमार, बंगट बिहारी पागल, एक राजीव थे और C.K. निर्मल, यह जितने प्रसिद्ध कवि हैं, तारा प्रकाश जोशी, जी हरिराम आचार्य, ये सब तो उनसे मिलते थे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि उनकी पहली किताब शास्त्री जी ने प्रकाशित की। जी यानी बहुत बड़े प्रकाशक थे। वो जो सोचते थे वो पूरा करते थे। उन्होंने अपने प्रकाशन के लिए अलग से प्रेस लगाई। वो खुद भी प्रकाशित करते थे, जी प्रकाशक तो उनकी किताबें करते थे, लेकिन वो अपने मित्रों की किताबें मित्रों की किताबें वो प्रकाशित करते थे। 1965 में मैंने उपन्यास लिखा था आनंद। जी मेरी 35-36 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। तो आनंद उपन्यास लिखा था, वो लिखते थे, वो मुझे सुनाते थे। जी मैं लिखता था, उनको सुनाता हिंदी में, संस्कृत साहित्य नहीं सुना। तो आनंद लिखने के बाद उन्होंने फिर विचार किया क्या करें, तो खुद ही प्रकाशित। उस समय उन्होंने प्रकाशन का धंधा आरंभ नहीं किया था। पहला उपन्यास उन्होंने आनंद छापा। उनके एक मित्र थे ललित प्रसाद जी गौड़, जी। उनके प्रेस थे। फिर वो गौड़ विप्र विद्यालय के हेडमास्टर बने, जी तो उनके द्वारा तो छपाया। और उस समय की तो छपाई वो आप जानते हो, बिल्कुल सही। आजकल तो बहुत डिजाइन और पैसा आ गया। वो उस वक्त परिश्रम भव्यता ज़्यादा आ था गई। और सारी चीज़ें थी। उस उपन्यास को राजस्थान विश्वविद्यालय के शास्त्री के सेकेंड ईयर में निराला के अनुपमा की जगह लगवाई। जी और लोगों ने इतना विरोध किया उनका
चार प्रकाश जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं देख लूँगा, कि जहाँ देख लेना, सिटी मजिस्ट्रेट थे वो जी जी जी। है। फिर उन पर आरोप लगाया मेरे उपन्यास पर कि इसमें जो अश्लीलता, अब ये तो लेखन की अलग विधाएं होती लेकिन हैं। जहाँ जहाँ अश्लीलता के उन्होंने आरोप लगाए थे, जी उनका शास्त्रों के अनुसार कि आपके पुराणों में रहा जी, प्रमाणिक उन्होंने विवेचन कर दिया। है। अगर ये अश्लीलता है तो ये पुराणों में अश्लीलता जी है। इतने संघर्षशील है। पहला उपन्यास उन्होंने मेरा। अच्छा, पाठक मुझे है। ये बताइए, ये इन्होंने व्यास ये बाल एक बात और को जी कि इनकी पहली किताबें जो थी प्रकाशक की कवियों की, जबकि इनका नाम तो पूरे राजस्थान में था, जी वो उन्होंने प्रकाशित की। और ताज्जुब ये है कि वो सारी की सारी किताबें उनको ही दी, जिन प्रकाशित करके कवियों को ही दे दी कवियों को ही दे दी कि आप बांटो, आप जो चाहो जो करो। जी। बहुत मतलब विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व वो थे, बहुत बहुत विशाल। यानी वो मानता है कि वो संस्था थे, वो समूह थे, व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे वो चलती अच्छा मैंने कभी अकेला देखा ही नहीं। थी। जी अच्छा उनकी मित्र मंडली का दायरा देखो आप। जी, मैं बड़े- उसी पे पूछना चाह रहा जयपुर था के कि बड़े से बड़े जोरी जी दुबे साहब जज, IAS अफसर, ये तो खैर अपने काम से आते थे, लेकिन जितने भी साहित्यकार थे राजस्थान में, अगर कोई साहित्यकार आया है जयपुर में तो वो शास्त्री जी से मिले। अच्छा शास्त्री जी के व्यक्तित्व में ऐसा कोई चुंबक था कि एक बार अगर कोई मिल गया तो तो फिर वो दोबारा जीवन- अवश्य मिलेगा। बिल्कुल खिंच के चला जाएगा उनकी तरफ। हाँ। अच्छा मेरी तो ऐसी थी, कुछ हम मित्र थे, चित्रनाथ शास्त्री, मैं, रेवतलाल शास्त्री, 2-3 कवि। उनका तो ऐसा समझ था कि दिन में 1-2 बार जरूर बैठते थे। जी बाद में जब मैं नया खेड़ा में रहने लग गया विद्याधर नगर में, तो सोमवार की सोमवार अपने पोते अनुराग के साथ तारकेश्वर जी के जाते थे, मेरा नियम था। और आते समय उनको बैठते तो पारासर जी इनके धर्म भाई भी बने हुए थे, धर्म भाई है ना, तो वो 60 साल के थे उस समय तो, लेकिन बाद में रिटायर्ड थे, वो अकाउंट है। जी तो ये आ गए सोमवार वाले। मेरे जाते ही चाहे रबड़ी हो, चाहे मोटे हलवाई का वो कलाकंद हो, कोई भी चीज़, मिठाई, और 10-15 आदमी बैठे हुए मान, तो 10-15 के लिए, जबकि उनकी डायबिटीज़ थी, जी लेकिन उसके बावजूद वो परवाह नहीं की। एक बार मैंने कहा शास्त्री जी यार मिठाई तो बहुत हो गए, मथुरा की खुरचन नहीं खाई। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई गया होगा मथुरा तो उससे खुरचन मंगवाई। मैंने पहले बार जिंदगी में जी। और आखिरी बार वो खुरचन शास्त्री जी से। तो ये ध्यान रखने वाली और मैत्री की मैं ऐसा पराकाष्ठा कोई है। व्यक्ति मैंने जयपुर में देखा ही नहीं जी है। अच्छा एक बात और कि मैंने उनके मुख पर इस, जैसे भाभी जी ने कहा कि बड़ा संघर्षशील था उनका जी, वास्तव में संघर्षशील था। चचे भाई, पिता, माता, बड़ा दायित्व। परिवार, बहुत बड़ा परिवार, लेकिन उनके चेहरे पर आपको कभी उदासी नहीं दिखाई दी। इस जी, फोटो में बिल्कुल। देख ला, बस यही मुद्रा रहती थी, हमेशा मुस्कुराते। सच। आप मुझे इनके शोध संस्थान के बारे में बताइए। किसके बारे में? व्यास बाल बख्श जो शोध संस्थान था। ये सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया था 1965 महारानी गायत्री देवी दादू दयाल विश्वविद्यालय, जी दादू दयाल विद्यालय, हाँ, मोती तो वहाँ डोंगरी पे। महारानी गायत्री देवी के अध्यक्षता में पहला वो हुआ था। इनका उद्देश्य था कि इनके वंशज हुए हैं कोई महाकवि, क्या नाम है उनका? बाला बगीचे नाम नहीं, वो एक दूसरे और थे। रूपनारायण जी था दूसरा। हाँ, जो कवि थे। हाँ, बाला बगीचे कवि। हाँ, तो उनके ऊपर वो शोध करना था। जी फिर उनका ख्याल था कि भाई जो शोध विद्यार्थी हैं उनको सुविधा मिले। जी तीसरा, उस शोध संस्थान के माध्यम से उन्होंने जितने भी कवि लेखक आदि हैं उनका वार्षिक स्वागत सम्मान किया। उनको 21,000 से लेकर के गोल्ड मेडल तक के पुरस्कार, मैं भी पुरस्कार तो हो चुका जी
कोई उनका ऐसा मित्र नहीं है, कोई राजस्थान का लेखक नहीं है जो जो वहाँ से अच्छा, पुरस्कृत वो जो नहीं हुआ। पुरस्कार समारोह होते थे, जैसा अभी राजीव ने कहा था, इतना मैनेजमेंट था उनका, इतना बड़े व्यवस्थापक थे कि वो चुपचाप बैठे रहते थे, अपनी चढ़िया हाथ में ली और चुपचाप बैठे, और सारा काम अपने आप होता रहता था। जैसे कोई रोबोट कर रहा हो, ऐसे सारा काम है। लगा बोलने वाले बोल रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, मंत्री से लेकर के सब लोग, और भाषण देने वाले भाषण दे रहे हैं, और जहाँ बाद में मिठाई बांटते हैं, मिठाई के पैकेट जी हमेशा किसी फंक्शन में सर। ये तो कहते हैं कि उनके पास में अर्थ की तंगी थी, लेकिन इतना सब कुछ सुनने मैं के कहता बाद हूँ कि उनके पास में कोई सिद्धि थी। एक बार मजाक की बात सुनाऊँ, मैं उनके पास गया, मगर शास्त्री जी आप अपने वो मसन लगा कर यूँ बैठे रहते थे तख्त पर, कि वो जहाँ भी बैठते थे ना, वहाँ भव्यता होती जी थी। यानी अगर घर में बैठते हैं तो कालीन बिछे हुए मिले, सरस्वती मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ तख्त पर बोर और उन सामने कुर्सियाँ मिलने वाली। तो मैंने कहा आप अब इस गद्दी से उठो। बोले क्यों? दो तीन और भी बैठे थे कि यार आचार्य जी आज आपको ये क्या होगा? मैं कहा नहीं, आप गद्दी से उठो। वो उठे, थोड़े से उठ कर, तो मैं देखा हूँ यार देखो। बोले क्या बहम था? वो कोई लक्ष्मी जी आपके नीचे रख जाती है पैसा। पारी कॉलेज से आपको पेंशन नहीं मिलती, सही है। जन्म पत्री आप फ्री देखते हो, दूसरा कोई आय का काम आपका है नहीं, तो फिर ये सब चल और कैसे रहा? तीसरा आप फ्री किताबें छापते हो जी और देते हो। अजी तो उन्होंने कहा वहाँ हंसने लगे। मगर मेरे को कोई 50 बार नहीं पूछा, कार में भी यात्रा हम करते थे तो ये पूछता था मेरे को, तो एक रहस्य बता दो। वो रहस्य वो ये है कि आपके पास में आमदनी कहाँ से? जी एक मेरे इसमें लेख है, उसमें आप पढ़ना। 3 दिन के उन्होंने उत्सव किए थे, लाखों रुपये, और तमिलनाडु से वादक जी गायन करने वाले तमिलनाडु से वो अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। उनका। आप भी थे? जी मैं चर्चा सुना हूँ उसकी वो जो कार्यक्रम। बहुत अद्भुत बिल्कुल अद्भुत कार्यक्रम। अच्छा हवन करते थे, रोज हवन था उनका, घर पर भी रोज हवन था। यहाँ सरस्वती मंदिर, इधर तो ऐश्वर बाला संस्थान, इधर है उनका सरस्वती मंदिर जी 3 मंजिल का। तो नीचे तो लाइब्रेरी है, ऊपर बैठते थे, वहाँ इधर हवन कुंड था। तो जो भी आओ अपने मंत्र लाए साथ में लाओ या उनसे ले लो, जी वो बताते थे कि भाई इसका हवन कर, तेरे को लाभ होगा। तो हवन सामग्री मुफ्त, समीदा मुफ्त, सब मुफ्त और आकर के, और और देखना आकर मुफ्त। के तुम चाहे जितने दे क्या कर लो, हवन कर लो। एक बार मेरे को घर में प्राइवेट, मेरे को भी हवन में बैठाया था, हम दोनों ही थे, जी रोज़ करते थे वो प्रार्थना का। और एक उनके स्वरूप से कोई परिचित नहीं, वह वो स्वरूप है उनका आध्यात्म। जी उनकी एक प्रसिद्ध किताब है चेतना के उस पार। तो मैंने भी आध्यात्मिक पुस्तकें बहुत लिखी। जी तो चेतना, ये आनंद भी आध्यात्मिक है। चेतना के उस पार में इस लोक से हट करके परलोक परलोक की में जीवात्मा किस ढंग से सफ़र करती है, क्या होता है, और आप किस प्रकार से अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत करके और ऊपर उठ सकते हो। इस रूप को या तो वो जानते थे या मैं जानता था। यानी उनके आध्यात्मिक स्वरूप का न भाभी जी को पता है, भाभी जी को पता है कि वो हवन करते थे, हवन तो रोज करते थे, हवन तो मैं जानती हूँ। लेकिन वो बहुत बड़े आध्यात्मिक थे। जी जो ये ग्रंथ उन्होंने लिखा। आप उनके चेहरे से ये पता नहीं कर सकते, चेहरे से कि आध्यात्मिक पुरुष होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आत्मा का और ब्रह्म का, कुंडलनी का उनको बहुत बड़ा ज्ञान था। और ज्ञान नहीं तो व्यवहारिक अनुभव था। मैं तो उनको सिद्ध पुरुष मानता था। जी हालांकि हुई थी हमारी मित्रता, लेकिन मित्रता का भी क्रम देखो आप।
मित्र बने, फिर वो जनाब आदरणीय बने, फिर श्रद्धेय बने और फिर पूजनीय बने। जी। अच्छा, पता नहीं क्यों वो मेरे से मिलना नहीं चाहते थे। जब वो बीमार पड़े, तुंगास्थान बढ़ती थी तो मैं रोज जाता था, तो वहाँ तो मैं नहीं देते थे क्यों आईसीयू में बढ़ती थी। जी। और नीचे भीड़ लगी रहती थी उनके पूँछ में, राजी भी उतर देता था। तो जब वो ठीक होकर घर आ गए तो मैंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी। तो वो बोले कि परसों आ जाना। मैं कहा ठीक। और परसों के रोज़ जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था तो फ़ोन आया, चितलांगिया जी थे, चितलांगिया, सीताराम जी चितलांगिया। बोले मैं शास्त्री जी से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ वहाँ। उन्होंने मेरे को मिलने बुलाया कि शास्त्री जी तो चले गए। जी। तो मैंने कहा कैसे चले गए, कहाँ चले गए, बिना बताए ही चले गए। और मैंने सोचा कहेंगे ये बात, क्योंकि वो यातिमूड के थे, यायावर थे वो। यार इतना स्थायित्व होते हुए भी वो यायावर घूमते रहते थे और फिर भी और जी रचनाएं भारत उनकी- का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ उन्होंने 2-3 बार यात्रा ही नहीं की। और ये आपके दक्षिण के मंदिर तो बड़े उनके ऐसे लगते थे जैसे अपने गोविंद देव जी के मंदिर। जी। आज मूड हो गया 3 दिन के लिए चले गए, 4 दिन के लिए चले। तो मगर कहीं चले गए, उनका ये गलत बात है। अजी बोले वो मस्त सीताराम जी कितने बोले और वो चले गए, नहीं रहे साथ। मेरे हाथ से फ़ोन तो वो एक क्षण उदासी का, द्वंद्व का, जी। और उनकी वो पूरी तस्वीर, पूरा जीवन चित्र, सामने आ गया, पूरा जीवन सामने आ गया। वो एक वेदना का क्षण इन्होंने दिया। इसके अलावा कभी अच्छा मेरे को तो उन्होंने बहुत मदद की, मेरे बसाने से लेकर के साहित्य के प्रकाशन से, प्रचार प्रसार से। अरे एक भाई भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र भाई तो भाई कर से ही नहीं बहुत ऊपर होते हैं, मित्र भाई से बहुत ऊपर। ये कोई परमात्मा की देन नहीं थी कि शास्त्री जी से मेरा परिचय हुआ और इस तरह लंबा संपर्क। आप देखो 65 से लेकर के कब गुजरे भाभी जी? 13 में। 13 जी। 65 से लेकर के 13 तक एक बहुत लंबा काल। नियमित। जी। भाई बात चले गए वो बात तो लगे, बाकी नियमित प्रतिदिन का सफर। ये अद्भुत आपकी और उनकी मैत्री एक उदाहरण है लोगों के लिए, और ऐसी इतनी निभने वाली मैत्री भी बहुत विरले ही होती है। हाँ। तो ये अच्छा, बहुत- और किसी कहने बड़ा सा बड़ा जोरी, बड़ा सा बड़ा अफसर भी आकर उनके सामने दरी पर बैठता, जी। लेकिन मेरे लिए कुर्सी लगवाते। मेरे को कभी उन्होंने दरी पर नहीं बैठने दिया। जी। चाहे वो सरस्वती हो ना, यार तो यहाँ जब डालगढ़ पर बैठते तो यहाँ तो बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ दरियाँ बिछा रखी थी। जी। लेकिन मेरे लिए वो कुर्सी लगाते। इतना आदर, यानी इतना क्लोज फ्रेंड होते हुए भी, इतने खुले हुए मित्र होते हुए भी, मतलब चाहे जैसे ऐसे मजाक हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आदर में, कहीं कमी सम्मान नहीं में रखने दी उन्होंने। कोई कमी नहीं। जी। मेरे बच्चे उनके लिए बच्चों के समान, उनके बच्चे मेरे लिए बच्चों के समान। जी। हमारे घर में भी कोई अंतर नहीं। भाभी जी भी आज उससे निभा रहे। कोई भी कार्यक्रम हो ये मुझे अवश्य बुलाए। जी, आप तो अभिन्न मित्र रहे उनके, तो हाँ, आपसे तो ये मैं बहुत तो अच्छी जानकारी मिली। इसके इनको लिए हाथ जोड़ बहुत करके बहुत धन्यवाद आपका। श्रद्धांजलि, अब भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी बिल्कुल। कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उमेश जी को याद नहीं करता।